नमस्कार। संकट आने वाला है अन्न पे, थाली पे, इस देश के गरीब पे। जिनको मुफ्त का अनाज नहीं मिलता उन पे तो और ज़्यादा आने वाला है, और जिनको मिलता है वो तो संकट में हैं ही। दरअसल तेल जो है उसका संकट ही सर्व तरफ चल रहा है, लेकिन ज़िंदगी तेल के अलावा भी है। और हमारे जीवन में तेल के अलावा भी मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। मिडिल ईस्ट अमेरिका वालों की भाषा में होता है, हमारे भाषा में पश्चिम एशिया है। उनके तरफ से वो ईस्ट में पड़ता है, और ईस्ट के मध्य में पड़ता है तो मिडिल ईस्ट है। हमारे लिए वो पश्चिम में पड़ता है, एशिया के पश्चिम हिस्से में पड़ता है तो हम पश्चिम एशिया बोलते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, उसके पार ईरान है। खैर, तो ये जो संकट चल रहा है, इस संकट के बीच में हमको ये समझ में आने वाला है कि ये जो इलाका है इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है और कैसे हमारा जीवन इससे खतरे में पड़ने वाला है। और जो हालात हैं, अगर युद्ध बढ़ता गया, जो कि अमेरिका बढ़ा रहा है। अमेरिका, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, अमेरिका को युद्ध सीधे आकर नहीं लड़ना चाहिए था, पिट पिटा के चला गया है। अब वो पीछे से इस युद्ध को पुश करता रहेगा। तो ऐसी हालत में क्राइसिस, सप्लाई लाइन क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा। हमारे ऊपर कैसे असर पड़ेगा, हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असर पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। हार्मुज से दुनिया का 20% तेल जाता है, ये तो आपने सुन रखा होगा, सबको याद हो गया। लेकिन जब वहाँ से 1/3 33% फर्टिलाइजर दुनिया को मिलता है, इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? आपके लिए गाड़ी चलाना ज़रूरी है या पेट भरना ज़रूरी है? और ये जो पेट भरने का सिलसिला, इसके अलावा भी बहुत सारे सिलसिले हैं हमारी ज़िंदगी से। अगर प्लास्टिक को हटा दिया जाए, बहुत लोग प्लास्टिक के खिलाफ, प्लास्टिक ये करती है, लोग व्हाट्सएप पे रील बना के डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे। भाई ज़रा प्लास्टिक के बगैर एक दिन जी के दिखा दे। मैंने अपने दफ्तर में कहा मैं प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं दूँगा, तो ग्लास की बोतल एक डेस्क पे रख ली। घर से पता चला कि भाई उस बोतल तक तो पानी प्लास्टिक से ही आ रहा है। बड़ी पाइपलाइन से लेके, छोटी पाइपलाइन से लेके, छत पे पानी की टंकी से लेके, उसके पाइप से लेके, सब जगह से पानी प्लास्टिक से ही आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक्स ये और वो तमाम सारी बीते, लेकिन उससे आप बच नहीं सकते हो। और दूसरी बात यह कि प्लास्टिक को आप किसी चीज़ से रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो। धरती पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके, इतने सारे लोगों की ज़रूरत पूरी कर सके। तो प्लास्टिक भी एक पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट प्रभावित होने का मतलब ये है कि ज़िंदगी की हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जितनी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो अपने आसपास, ऑटोमोबाइल पार्ट, मोटर पार्ट से लेके, आपके रसोई के बर्तन से लेके, जो आप खाते कमाते हो, जो मशीनें चलाते हो, मोबाइल फ़ोन, सब जगह प्लास्टिक है। तो एक तो बहुत बड़ा असर प्लास्टिक से पड़ा है, और प्लास्टिक का असर दूसरी तरह से भी पड़ता है। तेल के कारण आपको पता ही है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है उर्वरक, यानी फर्टिलाइजर। 33% फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को इसी इलाके से जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और 20% नेचुरल गैस भी यहीं से जाती है। आप कहेंगे पेट्रोलियम पदार्थ में गैस आएगी तो इसको आप फर्टिलाइजर में क्यों कह रहे हो? दरअसल जो फर्टिलाइजर बनता है, हमारे यहाँ भी बनता है, वो गैस से बनता है, नेचुरल गैस से, जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी वहीं से आती है। बड़ी जो फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियाँ हैं इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में, और यहाँ से 1.5 करोड़ टन फर्टिलाइजर पिछले साल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गया था। कितना? 1.5 करोड़ टन। यानी अब जो यहाँ से पूरी दुनिया को खेती के लिए खाद जाती है, समझ लीजिए, वो अटक गई। अब जो फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा सप्लाई में रुक गए हैं वो है अमोनिया, नाइट्रोजन और सल्फर। अब आप देखिए कितनी अचरज की बात है। गाय मेरी माता है, गोबर खाना चाहिए, गोमूत्र पीना चाहिए टाइप की बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज फ्यूल का संकट है, ईंधन का। आपने सुना कि कोई सरकार इंडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। कोई अब कहेंगे नहीं, वो कोयले कंडा जलाने से धुआं होता है, तो क्या इंडक्शन जिस बिजली से चलता है वो भी तो कोयला जलने से बनती है, वहाँ धुआं नहीं होता क्या? तो अभी गाय याद नहीं आ रही है।
खाद के लिए भी गाय याद नहीं आएगी, गोबर की खाद डालो भाई खेत में, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है प्रमोट करे ये करे ना। फर्टिलाइजर नहीं आ रहा है, महंगा खरीदेंगे, इधर से खरीदेंगे उधर से खरीदेंगे, चलेंगे समझेंगे कहाँ से आएगा। कुल मिला के कतर की एक फर्टिलाइजर कंपनी है काफको, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूरिया एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, ये 1 महीने से बंद है और ये अकेले दुनिया का 14% यूरिया सप्लाई करती है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद ही है, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां भी बंद हैं। अब आप एक किसान हैं और कल्पना करिए जो आपकी खाद आती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, उसकी दुकान बंद है, रास्ते में ट्रक पड़े हुए हैं, दुकान बंद है और आपके पास नहीं मिल रही है, तो आपकी उपज कितनी कम हो जाएगी ये सोचिए, कितनी आपकी पैदावार कम हो जाएगी। भाई दुनिया एक खेत है समझ लीजिए और ये एक दुकान है, तो ये जो पैदावार कम होगी इसके कारण क्या होगा, खाद की कमी आएगी। तो दुनिया का आधा खाना सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी नाइट्रोजन के जो उर्वरक हैं उसके ऊपर निर्भर है। आधा खाना 50% दुनिया का जो फूड है, अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पे पैदावार कम होगी। ब्रेड, चावल, आलू, पास्ता, दूध, दही सब तो महंगा हो जाएगा और पशुओं को चारा भी कम मिलेगा। जाहिर बात है खेत में पैदावार कम होगी तो उनका चारा भी महंगा हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप जो दूध पीते हैं दूसरी चीज़ें उस पर भी असर पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार सबसे ज़्यादा असर गरीब देशों पर पड़ने वाला है। भारत गरीब देशों में ही आता है सर, कोई कुछ भी कहता है व्हाट्सएप पे आपको, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, युगांडा, केन्या, मलावी जैसे अफ्रीकी देश, ये सब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। यानी खाद का जो संकट है उस पर हमारी नज़र है ही नहीं भाई साहब, वो बड़ा संकट है, वो प्राइमरी संकट है। ये तेल 20% कम होगा और तेल कितने लोग इस्तेमाल करते हैं भारत में, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस डीजल का इस्तेमाल होता है ढुलाई के लिए, उससे फ़र्क पड़ता है और किसान को भी खेती के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ती है। बाकी भोजन की ज़रूरत तो सबको पड़ती है ना साहब, तो सीधे उस पर मार है। किसान के ऊपर सोचिए डबल अटैक हो रहा है, एक तरफ तो ईंधन महंगा, दूसरी तरफ से फर्टिलाइजर महंगा। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि क्या हालत हो रही है। आप याद कीजिए 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो हाहाकार मच गया था, और हाहाकार इसलिए नहीं मचा था कि तेल की कमी या दूसरी वजह से, हाहाकार इसलिए मच गया था कि यूक्रेन बहुत बड़ी पैदावार गेहूं की करता है और सूरजमुखी की करता है, वो दोनों चीज़ें फंस गई थी युद्ध के कारण, क्योंकि एक ब्लैक सी को अगर हटा दो यूक्रेन एक तरह से लैंडलॉक हो जाता है, उसके पास समंदर की कोई पहुँच ही नहीं बचती है। बाद में रूस ने इसी कतर के टर्की के इंटरवेंशन से, टर्की ने समझौता कराया, ये तय किया कि उनका अनाज यूक्रेन का जाने दिया जाएगा, रूस ने जाने दिया था। खैर, तो 2008 जैसी स्थिति फिर भी बन रही है। ये माना जा रहा है कि एक विराट मंदी आ जाएगी, क्योंकि फूड अगर कम होगा और फूड इन्फ्लेशन होगा यानी खाने पीने की चीज़ में महंगाई होगी, तो मंदी का बहुत बिगड़ा हुआ स्वरूप होगा और इससे कोई नहीं बचेगा, गरीब देश ज़्यादा प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा उर्वरक का उपयोग करने वाला देश कौन सा पता है आपको? आपका भारत। ये वो देश है जिसमें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, वो देश फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा आयात करता है। अभी सिचुएशन क्या है? डेविड मिलीबैंड हैं इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के चीफ, वो ये कह रहे हैं कि ये फूड सिक्योरिटी का टाइम बॉम्ब है, यानी ये फटेगा तो पूरी दुनिया से खाना फिर से छिन जाएगा। उर्वरक सबसे बड़ी चिंता है, ये WTO कह रहा है। आप याद कीजिए कि एक ज़माने में जब उर्वरक नहीं होते थे, नेहरू जी ने हालांकि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बहुत पहले बना दी थी, आपको याद होगा, कम होते थे तो हम किस तरह से संकट में थे, और फिर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पूरे देश से अपील की कि एक दिन आप उपवास रखो, देश ने उपवास रखा। तो वो जो है उस समय की स्थितियां अब बढ़ती जा रही। संयुक्त राष्ट्र भी चेतावनी दे रहा है कि भूखमरी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाली है, क्योंकि देखो हम और आप मिडिल क्लास हैं, हमारे को तो खाने का इंतजाम हो ही जाएगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको खाना कहाँ से मिलेगा? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये सिर्फ गैस की किल्लत का, फूड की किल्लत का नहीं है। गरीब कितना प्रभावित होता है। अभी नवरात्रि थी, चलो बुलावा आया, माता ने जय माता दी करके लोग टेंट लगाते थे और लोगों को भंडारा खिलाते थे, सब्जी और पूड़ी। भाई साहब गायब हो गए भंडारे, क्यों? क्योंकि सिलेंडर ही नहीं थे।
तो भंडारे नहीं लगे हैं। हनुमान जयंती पे हनुमान जी के पुत्र जो है, जो मस्जिद के बाहर जाके डांस किया करते थे, अब वो अपना भंडारा भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो सिचुएशन समझिए आप कि जब फूड क्राइसिस होगा, आज भंडारा नहीं लग रहा है, गरीब आदमी को खाना कौन देगा? अभी तो खाना थोड़ा सस्ता है, अफोर्डेबल है, तो आप किसी के घर में नहीं बनाए तो दे आते हो जाके। जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम में गरीबों के जा के झुग्गियों में खाना बांटा। जब खाना आएगा ही नहीं, बहुत महंगा होगा, उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, कैसे काम चलेगा? कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। और ये जो लोग इतना अगर महंगा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो आज क्या है, गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, दिल्ली छोड़ छोड़ के अपने गाँव जा रहे हैं, लकड़ी चला लेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। वो जब इनका खाना भी नहीं चलेगा तो पलायन उच्च स्तर। हम लोग को समझ भी नहीं आता कि हमारे देश में गरीबी है। और ये मैं उन सब मूर्खों से कह रहा हूं, मूर्खों, इस देश में गरीबी है, इसका सबूत तुमको लॉकडाउन के दौरान मिला था। सड़क पे गरीब ज्यादा थे और हमारे समाज में छिपे हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कह दो गरीबी है कहां। और मैं मूर्ख कह रहा हूं, जो लोग अपमानित अनुभव करेंगे उनसे क्षमा समेत कह रहा हूं। इस देश में बहुत गरीबी है। जिनको लगता है कहां गरीबी है, वो लोग जरा अपने आसपास झांक लें, कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं देख लें, तो उन सब गरीब लोगों पे इसका तगड़ा असर पड़ने वाला है। एक हालत है, पैरालिसिस वाली सिचुएशन बनने वाली है। अब भारत के लोगों के लिए, ये भारत के लोगों के लिए इसलिए कहना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि हम लोग पैनिक में ना आए। क्योंकि यहाँ पे जब भी पैनिक आता है, सबसे पहला आदमी क्या करता है, बेहद स्वार्थी है मिडिल क्लास, किसी को देश से मतलब नहीं है। जितने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, देशभक्ति की बात करें, किसी को मतलब नहीं है। यही इकट्ठे हो गए अपनी सोसाइटी में, भाई साहब गेहूं चाहिए, भाई साहब चावल चाहिए, जमा कर लो, 10 बोरी दिला देता हूं, जमाखोरी कर लो, जमाखोरी कर लो। ये करने लगते हैं, ये जो सुबह सुबह नमस्ते वमस्ते करते हैं जाके, एकदम ये जमाखोरी और सब शुरू हो जाएगा। भाई साहब मैंने तो 20 सुबह बैठे होंगे अंकल जी वहां पे, व्हाट्सएप पढ़ के आया हुआ है, मैंने तो 20 बोरी गल्ला रखवा लिया है, जो होगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं, इनसे बचने के लिए कुछ डाटा और जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि ये क्राइसिस आने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया में चिंता है, लेकिन भारत में क्राइसिस आ गया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। पैनिक से हमको समाज को बचाना है। सचमुच किल्लत हो तब किल्लत होगी, अभी किल्लत उस तरह से नहीं है। क्यों नहीं है ये समझ लीजिए। थोड़ी राहत की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे अभी खरीफ के लिए पर्याप्त स्टॉक है और अभी कीमतें भी इसीलिए स्थिर हैं, बड़ी नहीं हैं। और 19 मार्च 2026 तक हमारे पास 62 लाख टन यूरिया का स्टॉक था। ये खरीफ की हमारी ज़रूरत निकाल देगा। 267 रुपये का एक यूरिया का बैग अभी कंट्रोल MRP पे मिल रहा है। अगर पैनिक फैला तो फिर ब्लैक हो सकता है, लेकिन उस ब्लैक को बचाना इसी सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी चीज़ों को लेके आए। DAP जो है 1350 रुपये का 50 किलो का बैग मिल रहा है। वैश्विक कीमतें 60% बढ़ चुकी हैं। भारत में अभी हमारे पास स्टॉक है, पहली चीज़। इसलिए प्लीज़ कोई पैनिक ना फैले। हमारे यहाँ पे खाद की किल्लत इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, ये ग्रेजुअली आएगी। और ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको डरा नहीं सकता हूँ कि हमारे यहाँ पैनिक फैल जाए और फिर लोग अफरा तफरी करने लगें। ये देश हमारा है, सरकार कितनी भी नालायक हो, लेकिन देश हमारा है। दूसरी चीज़, हमारे पास में एक ले दे के एक ही व्यक्ति है जिसको हम हमेशा धोखा देते हैं। पिछले 11 साल से हम 11 बार धोखा दे चुके हैं। वो देश है रूस। हम बार बार जा के वहाँ पर एप्स्टीन वाली फाइल वालों के पास में घुस जाते हैं, सब एप्स्टीन फाइल वालों के लिए करने लगते हैं। अभी भी हमने रूस को कच्चे तेल पे धोखा दे दिया था। फर्टिलाइज़र के मामले में रूस एक अच्छा सप्लायर हो सकता है और वो लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। हम लोग नैनो यूरिया वाले पे भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जो परचेस है उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हमारे पास में रूस है, चीन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, मोरक्को है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है। इनसे बातचीत सरकार को आगे बढ़ानी चाहिए, जल्दी से जल्दी बात करनी चाहिए, ताकि इसके बाद जब रबी की फसल आए तब तक फर्टिलाइज़र हमारे पास आ चुका हो। और उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये काम कर रही होगी और गैस की सप्लाई भी बढ़नी चाहिए घरेलू उत्पादन के ज़रिए।
इमरजेंसी में कोई किसी का धंधा नहीं होता है। अंबानी लोगों को पकड़ गए, चुटिया पकड़ गए, उनको पकड़ा जाए कि भाई साहब आप जो बाहर भेज रहे हो डीजल पेट्रोल, इसको बंद करो, पहले देश को चाहिए। इसके साथ साथ जमाखोरी के लिए लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। 24 घंटे सरकार इस पे काम करे कि किसी तरह से ये जो व्हाट्सएप अंकल लोग हैं, ये लोग कोई जमाखोरी ना कर पाएँ, कोई अपने पास में इकट्ठा करके ज़्यादा ना रख पाए, ना तो ये ना व्यापारी। तो सिचुएशन ये है कि आज भी रूस ही हमारे काम आने वाला है। सदियों से आता आया है हमारे यहाँ काम, सदियों से नहीं, दशकों से तो आ ही रहा है। और कम से कम ये जो पिशाच है, चांडाल जो है अमेरिका, उससे दूरी बनानी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट देश है, और जिसको वहाँ घुसना है वो वहाँ चला जाए, यहाँ से छोड़ के। हमको नहीं चाहिए देश में ऐसे लोग, कितने बड़े नेता हों। अब देश को जो है वो समझ लेना चाहिए कि दुष्टों की सोहबत में आप गुंडों को अपने साथ लेके घूम सकते हो, हत्यारों के मर्डरर भाई मेरा दोस्त लेके घूम सकते हो, पर आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे और आपने घर को भी अच्छे से नहीं रखोगे। उसके लिए आपको अच्छे लोगों की सोहबत में जाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के जो सारी बातें हैं वो ये है कि जो खाद्य संकट है, वो संकट दुनिया का संकट बड़ा बन गया है। भारत में भी संकट है, लेकिन धीरे धीरे आएगा, एकदम से आने वाला नहीं है। इसमें टाइम लगेगा। मैं आपको डरा सकता हूँ, बहुत सारे लोग डराते हैं, लेकिन जब हमारे पास खरीफ के लिए स्टॉक मैंने आपको बता दिया तो वो सिचुएशन है। पर इस युद्ध का अगर इतना बड़ा असर लोगों की थाली पे पड़ रहा है, लोगों के पेट पे पड़ रहा है, खाने पे पड़ रहा है, पीने पे पड़ रहा है, तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस मीडिया को शर्म आनी चाहिए सबसे ज़्यादा कि तेल से आगे भी गम है ज़माने में, और वो तेल से ज़रूरी चीज़ें हैं जो वहाँ फंस गई हैं, तो वहाँ शांति कराने के प्रयास करने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को, सबको आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। क्यों दुनिया में एक नेता को छोड़ के सारे नेता निडरता दिखा रहे हैं, एक ही क्यों डर रहा है? उसको भी नहीं डरना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ज्वाइन करने चैनल जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है। और भुगतान करना चाहते हैं तो QR कोड आप स्कैन करें, और QR कोड स्कैन करने में असुविधा है मोबाइल फ़ोन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद।